वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का सेशन जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पर दिख ही गया होगा, आज का सेशन इम्पॉर्टेंट है और सेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि हम लोग गॉस थ्योरम का कह सकते हैं बेस पॉइंट है। इसे ही हम लोग आज समझेंगे, ठीक है। तो मैं कपिल द्विवेदी आपको अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स एरा 2020 पर वेलकम करता हूँ। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि थंबनेल में भी आपने देख ही लिया होगा, यहाँ पे भी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इसको जानने से पहले थोड़ा सा एक डिस्कशन हम लोग करेंगे एरिया वेक्टर का। किसका करेंगे? एरिया वेक्टर का। अच्छा, तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि यार एरिया तो वेक्टर क्वांटिटी होती नहीं, स्केलर होती है। तो आज से हमेशा आपको याद रखना होगा कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी ही होती है, क्योंकि एरिया का डायरेक्शन याद रहे, किसी भी चाहे सॉलिड सरफेस की बात अपन करें चाहे प्लेन सरफेस की बात करें, एरिया का डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर। इन केस जैसे मैं आपको यहाँ समझा दूँ, एग्जाम्पल देखें। सपोज करो कि मेरे पास है ना एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में, चाहे जो कह दो, एक सरफेस है। मान चलो कि ये कोई सरफेस है, प्लेन सरफेस। तो आप बताओ, अगर ये प्लेन ऐसे है, इसका डायरेक्शन इन केस अगर ये ऐसे है तो इस सरफेस का डायरेक्शन किधर होगा? इधर की ओर। या तो इस सरफेस का डायरेक्शन किधर होगा? इनसाइड, ठीक है। अब अगर हम इस पर सपोज करो कि अगर हम इस पर पर्टिकुलर किसी पॉइंट की बात कर लें, सपोज करो इस पर हम इस छोटे से सेगमेंट की बात करें या इसी फेस की पूरी की बात कर ले रहे हैं, तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा? लाइक दिस। मतलब ये बाहर की ओर आएगा। थोड़ा सा हम आपको आउटवर्ड ऐसे तो दिखा नहीं सकते ना, थोड़ा सा ऐसे समझो कि ये इस तरीके से आएगा। और अगर यही ऐसे हो जाए तो हॉरिजॉन्टल ऐसे रख दिया जाए तो इसका सरफेस प्लेन के कैसा हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो आपसे मैं कहूँ नाउ दिस ds। अब अगर मैं इसे वेक्टर के टर्म्स में लेता हूँ, किसके टर्म्स में लेता हूँ? वेक्टर। तो आप इसे लिख क्या सकते हो? ds इंटू एन कैप। क्या लिख सकते हो? ds इंटू एन कैप, यानी एन कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर ds अपॉन ds। ध्यान से सीखना। इसे क्या कहेंगे? इसे कहा जाता है यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। यानी ये जिसके साथ लगेगा वो उस पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए क्या शो करेगा? डायरेक्शन। और डायरेक्शन चूंकि ये यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो इस वजह से एरिया अपने सरफेस पर, प्लेन सरफेस पर कैसा होता है? परपेंडिकुलर। इसको ऐसे भी या अदरवाइज हम लोग ऐसे कर लें, ठीक है, इस तरीके से ले लें। तो इस पर्टिकुलर सरफेस, मतलब अगर इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस मान के चले, तो इसका एरिया वेक्टर अगर इस तरीके से लें, ds वेक्टर ds क्या हो जाएगा? यहाँ पे यही चीज ds इंटू एन कैप। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ बच्चे कि सरफेस चाहे ऐसा हो, सरफेस चाहे ऐसा हो, इवन चाहे सॉलिड सरफेस ही क्यों ना हो, हमने आपसे बोला सॉलिड सरफेस ही क्यों ना हो, जैसे ये हो गया, तो इसका भी अगर इसके अपर सरफेस की बात करें, छोटे से एक सेगमेंट की बात कर लो, तो उसका भी एरिया वेक्टर हमेशा कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और ये चाहे जिस साइड पे ले लो, हर साइड से ds इंटू एन कैप ही रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, एक छोटी सी बात हमेशा याद रखना कि एरिया स्केलर क्वांटिटी नहीं बल्कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वो हमेशा अपने प्लेन सरफेस पर कैसी होती है मेरे बच्चे? परपेंडिकुलर। कैसी होती है? परपेंडिकुलर। ओके, तो चलो ठीक है, ये अपन डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है। आ जाओ। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो सिंपली इसे बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? दिस वन इज द जस्ट लाइक ए एनर्जी। ये एनर्जी है। एनर्जी कैसे है मैं आपको इसको समझाता हूँ अच्छे से। देखो, एनर्जी इस तरीके से है। सपोज करो ये रूम है, हाँ, आप अपने एक रूम में बैठे हो, और सपोज करो आपके रूम में कोई विंडो नहीं है, तो यू कैन फील कि इस टाइम अगर उस रूम में कोई विंडो नहीं है, मतलब कहीं से कह सकते हो कि एनर्जी रिलीज करने के लिए कोई एग्जॉस्ट नहीं है, आप बताओ आप ज़्यादा गर्मी फील करोगे? मान के चलो मैंने आपसे कहा चलो अच्छा ठीक है, मैं आपका ये दीवार फोड़ के एक छोटा सा होल कर दे रहा हूँ। आप कहोगे अरे सर इतने में से कितनी एनर्जी बाहर निकल जाएगी?
अच्छा, तो हमने कहा अच्छा चलो और बड़ी कर दिया। अभी समझना, तो फिर आपने कहा अच्छे सर इतने से कितनी बड़ी, थोड़ा सा बड़ी विंडो लगाइए जिससे एनर्जी भी बाहर निकले। हमने कहा अच्छा अच्छी बात है, तो हमने बड़ी विंडो लगा दी। समझना, आपने बोला जितनी बड़ी विंडो आप लगाते हो उतनी ज़्यादा एनर्जी बाहर आएगी। वर्ड सुनना, क्या आपने देखा, क्या आपने देखा कि छोटी विंडो लगाने पे कम एनर्जी जा रही थी, बड़ी विंडो लगाने पे ज़्यादा एनर्जी जा रही थी? नहीं, आपने देखा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या किया है, इमेजिन किया। सेम हियर, तुरंत आपको यही समझ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एनर्जी। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो एनर्जी होगी, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के रूप में समझते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस पर्टिकुलर एरिया से जितना ज़्यादा लिंक करेगी, वर्ड सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस पर्टिकुलर एरिया से जितना ज़्यादा लिंक करती है, ये मुझे पता है कि आपको पता है छोटी एरिया हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कम लिंक करेंगी, बड़ी एरिया होगी तो ज़्यादा लिंक करेंगी। आप सोचो कि ये सामने विंडो थी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इसे जा रही थी, अगर ये सारी की सारी निकल गई तो पूरी की पूरी लिंक कर गई, लिंक करी तो वही वो एनर्जी उसका क्या कहलाएगा, फ्लक्स। अब सुनना मेरी बात बेटा, एक एग्जाम यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। सपोज करो मैं आपसे ये कहूँ, ठीक है, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें थी, ठीक है, ये सरफेस एरिया, ये जा रही थी, अगर ये इससे सारी की सारी लिंक कर जा रही, अब आप इसे देख तो सकते नहीं हो, सिर्फ फील कर सकते हो, सिर्फ इमेजिन कर सकते हो, सिर्फ सोच सकते हो। भाई ये तो दिखेगा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें आई, लिंक कर गई, अच्छा चलो ठीक है, अब समझ में आ गया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें लिंक कर गई, दैट वन इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपने ये सोचा कि यार ऐसे सोचो जैसे विंडो खुली थी तो सारी एनर्जी बाहर निकल रही है, सारी एनर्जी बाहर निकल रही है, और जब बाहर निकल रही है तो ऑब्वियसली बात है आप उसे फील कर पाओगे, हाँ एनर्जी बाहर निकल रही है, गर्मी कम है थोड़ी सी। चारों तरफ से अगर बंद हो गई मतलब ये एनर्जी इधर आ रही थी, अब ये बंद हो गई तो ये इधर तो अब जा नहीं सकती, ये यहीं से टर्न हो गई। अब समझना, ये विंडो मतलब ये सरफेस ये ऐसे परपेंडिकुलर रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से आके ऐसे टर्न हो गई, मतलब विंडो की एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इधर को हो गई। समझना कि ये इधर और ये इधर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें से लिंक नहीं की तो मतलब फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसको हम थोड़ा सा समझाते हैं आपको, आ जाओ। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो समझना देखना मेरा बेटा, डेफिनेशन भी लिख ले रहा हूं, अभी लिख दे रहा हूं। जैसे ये एरिया, राइट, ये मान के चलो इलेक्ट्रिक लाइन यहाँ से लिंक करती हुई बाहर जा रही, ठीक है, जाने दो, वेरी गुड, अच्छी बात है, सब जाएं। सोचो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बाहर जा रही थी, ठीक है भाई, जाने दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक। अब आपको पता है कि इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, ds, आपको पता है प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अच्छा, जो जैसे मैंने आपको ये छोटा सा सरफेस, इस बड़े से सरफेस में एक छोटा सरफेस लिया ना, तो जब किसी बड़े सरफेस से एक छोटे सरफेस को अज्यूम करते हैं तो ऐसे स्मॉल सरफेसेस को कहा जाता है गॉसियन सरफेस। क्या कहा जाता है, गॉसियन सरफेस। याद रहे कि जब किसी बड़े सरफेस से हम छोटा सरफेस अज्यूम करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस, राइट। चलो ये लिंक की कोई बात नहीं। अब समझना मेरे बच्चे, तो सपोज करो कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यही चीज रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें की टेंडेंसी थोड़ी सी बदल जाए, थोड़ी सी। कैसे, सपोज करो यही सरफेस हो, कुछ नया चेंजेस नहीं किया मैंने, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें अगर ऐसे जाए, भाई एनर्जी है, किसी भी तरीके से टर्न अप हो सकती हैं, वो ना हमारे आपके पकड़ में है ना किसी के।
अच्छा, इसे कई लोग अलग अलग तरीके से देखा करते हैं मेरे बच्चे। तो आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जस्ट लाइक एनर्जी। अभी समझना, ये थी कंडीशन, इसमें टर्न अप हो गई ऐसे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को हो गई। आपको पता है मेरा बच्चा, एरिया वेक्टर तो अभी भी उसी डायरेक्शन में, उसने तो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें एरिया वेक्टर के टर्म्स में कितने एंगल पर टर्न अप हो गई, तो आपने कहा सर थीटा। और आपको पता है कि फ्लक्स में इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों का वजूद एरिया के रिस्पेक्ट में होता है। किसके रिस्पेक्ट में होता है? एरिया के रिस्पेक्ट में। यानी अगर मैं इसका कंपोनेंट इस पर दिखाऊं तो ये मुझे क्या दे जाएगा? ई कॉस थीटा। क्या दे जाएगा? ई कॉस थीटा। मेरा बच्चा समझना मेरी बात। तो फ्लक्स क्या हुआ बेसिकली? तो अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एरिया। तो यानी फ्लक्स को एक ग्रीक वर्ड होता है फाई, इसे कहते हैं फाई, PHI, ठीक। फाई इज इक्वल टू क्या, जो इसे शॉर्ट फॉर्म में कुछ लोग फाई ई भी लिख देते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आता रहे। तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा इंटू कितना हो जाएगा? DS। यानी फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई DS कॉस थीटा। ये तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हो गया। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मेरा बेटा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट DS। एनर्जी है, मैंने पहले ही बोला था आपसे, क्या है? एनर्जी है। और एनर्जी का रिलेशन हमेशा एनर्जी हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसी होगी? स्केलर। और स्केलर होगी तो वो उसके साथ कैसा रिलेशन रखेगी? डॉट प्रोडक्ट का। कैसा रिलेशन रखेगी? डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। तो हम इसकी कह सकते हो डेफिनेशन भी लिख दें। बोलो बेटा, डेफिनेशन भी लिख दें। तो आप ये लिखोगे यहीं से, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स linked with closed surface area is known as electric flux, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लिंक्ड विथ क्लोज्ड सरफेस एरिया। मेरी बात बच्चे समझते रहना कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लिंक्ड विथ क्लोज्ड सरफेस एरिया। कुछ लोग इसे लिंक्ड विथ क्लोज्ड सरफेस एरिया लिखते हैं, और कुछ लोग यहीं ऐसे लिखते हैं, इसी लिंक्ड की जगह पासिंग विद क्लोज सरफेस एरिया। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, लिंक करें या पास करें, ठीक है। दिस वन इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे बच्चे। किसका पार्ट है? यही, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसके कईयों केसेस आज हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है बेटा, फटाफट कर लो। तो इसके केस हम लोग देख बच्चा, ये हो गया केस नंबर 1। फर्स्ट केस, देखना बेटा, अगर मैं आपसे ये कहूं, अब क्या है बेटा? इफ E पैरेलल विद DS, E और DS एक ही डायरेक्शन में हो, पैरेलल हो, इस केस में, ठीक है। तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। देख लो, ठीक है। पैरेलल विद DS, यहां लिख लेना इन सेम डायरेक्शन,
सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो थीटा कितना हो जाएगा 0, और उस केस में मेरा बच्चा फाई ई की वैल्यू क्या हो जाएगी ई डी एस कॉस 0, यानी फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरा बेटा ई डी एस। इसे हम लोग कहते हैं मेरा बच्चा मैक्सिमम फ्लक्स। अगर वो 0 डिग्री पर हो तो वो सारी के सारी चूंकि लिंक कर जाएंगी, और जितनी ज़्यादा लिंक करेंगे उतनी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। वही मैंने आपसे बताया, उतनी एनर्जी ज़्यादा लिंक करेगी, और जितना ज़्यादा लिंक करेगी फ्लक्स उतना ज़्यादा होगा। ठीक है मेरे बेटा, ये केस नंबर 1। सोचो कितना सिंपल था ना बेटी। केस 2 सेकेंड केस। अब अगर यही बात मैं आपसे कहूं क्या कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू डीएस, अब आप बताओ कैसे होगा डीएस के साथ। परपेंडिकुलर मतलब ये हुआ कि सपोज करो मेरा बच्चा, मैं आपसे ऐसे कह दूं अभी यही को था, सपोज करो मैं आपसे ये कह देता सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं वो ऐसे चली जा रही हैं, ऐसे गया घूम गया, और आपको पता है कि एरिया वेक्टर इसका किधर की ओर कंसीडर होगा परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर। ठीक है, ऐसे चली गई, मतलब ऐसे समझना, वही सरफेस था, ऐसे ये सरफेस था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ऐसे जाने की बजाय ऐसे घूम गई, राइट। तो उस केस में ये कितना हुआ, तो आपने कहा सर इस केस में थीटा शुड बी 90, और अगर 90 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरा बच्चा। तो आपने कहा कोई लिंक किया ही नहीं, इलेक्ट्रिक लाइन एरिया से लिंक की ही नहीं, तो फाई की वैल्यू ई डी एस कॉस 90, और कॉस 90 क्या हो जाएगा 0। अच्छा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। इसे कहते हैं हम लोग मिनिमम फ्लक्स। क्या बोलेंगे, मिनिमम फ्लक्स। ठीक है, एक केस ये हो गया, फटाफट कर लो, ये एक केस हो गया, सिंपल। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कह दूं, सपोज करो इसी पर है जाए कि अगर सपोज को देखा यहाँ पे तो चूंकि एरिया यूनिफॉर्म है, तो वहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें भी लिंक करेंगी वो कैसी होंगी, यूनिफॉर्मली होंगी। अब सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म, और एरिया भी डिफरेंट हो जाए, तब उस कैसे केस में, मतलब दोनों चीज ई और डी एस दोनों नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, तब फ्लक्स कैसे निकालते हैं, फटाफट कर लो, नोट कर दो, रफ करो। केस नंबर 3, देखना बेटा, केस नंबर 3, इफ बेटा सीखना बहुत आसान। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या है मेरे बच्चे कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड E is non-uniform, मेरा बच्चा सीखना, नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो अब मान के चलो, मैंने कहा बच्चे सपोज करो सरफेस ऐसा हो, क्लोज सरफेस हो, लेकिन ऐसा हो, अब ना ये एरिया है, रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, ना स्फीयर है, पर्टिकुलर 3D स्ट्रक्चर में या 2D स्ट्रक्चर में प्रॉपरली तो है नहीं, ऐसे रैंडम है। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग वही बात आ गई कि जैसे अब इस एरिया की हम छोटी छोटी पहले क्या निकालेंगे, मान सपोज करो एक छोटा सा स्क्वायर यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, फिर छोटा सा रेक्टेंगल, ऐसे अगर डिफरेंट शेप का इसमें निकालते हैं तो एरिया भी डिफरेंट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म में अलग अलग लिंक करेगा। उस केस में, उस कंडीशन में हम लोग इसको कैसे समझते हैं, कैसे जानते हैं, तो ये सिंपली है। अभी मैंने आपसे बताया कि मेरा बच्चा
यही जो एरिया हम अज्यूम किए, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाम दिया था कि इस ऐसी छोटी एरिया जिसे हम लोग अज्यूम करते हैं किसी पर्टिकुलर सरफेस से, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आप कहोगे सर उसे हम लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस। फिर से बोल दे रहा हूं कि जब किसी बड़ी एरिया से कोई छोटी छोटी एरिया मेरे बच्चे अज्यूम की जाती है, कैसे तो इमेजिन की जा सकती है, हम लोग लेट्स सपोज करते हैं, तो ऐसी एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, या ऐसे सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस। मतलब जो भी एरिया आप अज्यूम करोगे किसी पर्टिकुलर सरफेस पर, ऐसे सरफेस को हम लोग क्या कहेंगे? गॉसियन सरफेस। राइट बेटा? तो चलो ठीक है, अब मान के चलो ये छोटी सी एरिया थी DS1, डी एक एरिया पहले एरिया लिया तो DS1, ये इसका एरिया वेक्टर DS1 क्या हो जाएगा? तो आपने कहा सर DS1 n कैप परपेंडिकुलर हो गया। लेट्स सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को लिंक किया कितने एंगल पर? थीटा। तो अब इसका इस पर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? तो आपने कहा सर ये मान लो E1, कितनी मान लिया? E1। तो इसे जितनी एरिया में अज्यूम करूंगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह अलग अलग होगी। तो सपोज करो मैं अगर इसी पर टोटल फ्लक्स निकालूं, क्या निकालूं? टोटल मेरा बच्चा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 5। तो आप जब मैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूंगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? तो आपने कहा सर टोटल फ्लक्स हो जाएगा जो ऐसे छोटी छोटी एरिया आपने अज्यूम किया, तो मान चलो उसका एक फ्लक्स φ1, ऐसे और कोई अज्यूम करूंगा तो उसका फ्लक्स φ2, फिर और अज्यूम करूंगा तो φ3, सो ऑन कितना हो जाएगा? φn। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा बच्चा ये क्या हो जाएगा? EDS1 वेक्टर के टर्म्स में ले रहा हूँ, कुछ लोग इसे मैग्नीट्यूड के टर्म्स में भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हमें वेक्टर के टर्म्स में दिखाना है। EDS1, तो E1 पहले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 था, ये DS1 था, ये कितना हो जाएगा मेरा बच्चा? E2 DS2 प्लस सो ऑन EN DSN। ठीक बेटा, हो गया। तो अगर मैं सबका टोटल बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा? अब इस सबको सोचो, E1 DS1, E2 DS2, E3 DS3, तो ऐसे कहाँ तक जा रहा है? n तक। तो क्या मैं इसे इंटीजर्स के फॉर्म में ले सकता हूँ? तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल सर ले सकते हैं। तो इसे हम क्या ले सकते हैं? इसे समेशन ऑफ EI DSI और I की वैल्यू 1 to कहाँ तक जाएगी? n तक, 1 to n तक जाएगी। इसे हम लोग कहेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और मेरे बच्चे पता है इसी को आगे चल के हम लोग इस तरीके से भी समझते हैं मेरा बच्चा, φE इज इक्वल टू, अब देखो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का आपने समेशन किया, ठीक है? तो समेशन किया तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। अब चूंकि ये पूरी क्लोज्ड सरफेस की बात कर रहा है, तो समेशन पूरे क्लोज्ड सरफेस के लिए मेरा बच्चा यहीं आ जाएगा। इस सिंबल को कहते हैं क्लोज इंटीग्रल। देखो बेटा, इंटीग्रल तो ये हुआ कि ऐसे छोटी छोटी एरिया का क्या हुआ? सम। क्या हुआ? सम। और क्लोज इसलिए लगा, ये क्लोज बड़ा बन गया यार। ये जब हम इस पर ये लिख देते हैं, मतलब ऐसे सिंबल बना दे, तो ये पूरे सरफेस को ज्यूम कर रहा है, मतलब पूरे क्लोज सरफेस, पूरा जितना होगा सबको। उसके लिए कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर EDS। E का ऐसे भी तरीका लिखा जा सकता है, और मेरा बच्चा φE इज इक्वल टू हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ EDS cos थीटा। ठीक है मेरा बेटा, नोट कर लो, नोट कर लो बच्चा। ठीक है, और ये तब हम लोग ऐसे केसेस में अज्यूम किया करते हैं, जब आप दिमाग में रखे रहना, ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, इफ़ ये जो n है नंबर ऑफ इंटीजर्स, वो किसको बिलोंग्स कर जाए? इन्फिनिटी को। तो उस केस में हम जितनी छोटी छोटी सी एरिया लेंगे, मतलब छोटी से छोटी एरिया, मिनिमम से मिनिमम एरिया कंसीडर करते हैं, तो उस केस में हम लोग इसे
इस तरीके से लिख सकते हैं मिनिमम एरिया के लिए। मतलब मैं आपको बता दूं, इस जितना कम से कम एरिया पर आप उसे अज्यूम करोगे, मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जो डेल एस था, डी एस था, जो भी इसे हम अज्यूम कर रहे हैं कि डेल एस जितना मिनिमम से मिनिमम, अब जीरो तो एकदम कर नहीं सकते हो, जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीरो हो जाएगा सर सब मामला गड़बड़, तब तो पूरा फ्लक्स गया काम से। तो ये कहते हैं मिनिमम कंसीडर करो, तो मिनिमम कितना कर सकते हो, बिलोंग्स टू जीरो, मतलब बहुत छोटी से छोटी एरिया की बात है हम लोग करें तो उसके लिए ये चीज़ है। ठीक है बेटा, नोट कर लो फटाक से। तब हम लोग इसको मिनिमम की कंडीशन में क्लोज इंटीग्रल के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ये तो था फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ऐसे ही हम लोग, अच्छा इसका मैंने इस्तेमाल इस वजह से करा दिया, इस वजह से, और ये वाला टर्म्स इस वजह से सिखा दिया मेरा बेटा कि जब हम लोग आगे चल के किसी भी 3D बॉडी के लिए लेते हैं और छोटे छोटे कह सकते हो एरिया को अज्यूम करके हम एक बड़ा फ्लक्स निकालते हैं, तो उस केस में इसका इस्तेमाल बहुत होगा। और ख़ास तौर से अभी जो गॉस थ्योरम आप पढ़ोगे और उसके एप्लीकेशन सीखोगे वहाँ वो उसमें इंपॉर्टेंट होगा। तो आज ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये पढ़ाया। अब इस पर कुछ मैं न्यूमेरिकल करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ, कुछ इलस्ट्रेशन करवा देता हूँ जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। ठीक है, और गॉस थ्योरम से रिलेटेड एप्लीकेशंस। ओके बेटा, रब करूँ, आ जाओ फटाफट सीखते हैं बेटा। तुम्हें कोई और दिखे तो जलता है दिल। आ जाओ, जल्दी जल्दी करते हैं बेटा, बहुत गर्मी है यार। चलें बेटा, आ जाओ, छोटे छोटे इलस्ट्रेशन करवा देते हैं। सपोज करो एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, एक सपोज करो एक सिलेंड्रिकल बॉडी हो। ठीक है, वी हैव अ सिलेंड्रिकल बॉडी प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड along द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसे रखा है। और अगर मैं कहूं आपसे फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्स एक्सिस, याद रहे इस तरीके का शेप है, ये डायग्राम में बना है। और आप समझो ऐसे कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो आप समझो कि सपोज करो अगर ये मैं ना भी बनाऊं, इन केस सपोज करो, जस्ट होल्ड इट। हाँ, इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप कहोगे सर एक सिलेंड्रिकल बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में है। अब अगर एक्स डायरेक्शन में है मेरा बच्चा, तो आप कहोगे इस सिलेंड्रिकल बॉडी की कितनी सरफेस, कितनी एरिया होंगी। तो आपने कहा सर इसकी तो सिर्फ 3 एरिया होंगी। कौन कौन सी, एक ये वाली, दूसरी ये, और तीसरी कर्व सरफेस। मेरा बच्चा सी, एक सरफेस ये, दूसरा ये। अब अगर इसकी बात मैं करूं, इसका एरिया वेक्टर ds1 इधर की ओर, मेरा बच्चा इसका एरिया वेक्टर ds2 इधर की ओर। आपको पता है ना कि एरिया वेक्टर तो अपने सरफेस पर कैसा होगा, परपेंडिकुलर, और इस कर्व सरफेस पर कैसा होगा, परपेंडिकुलर, ds3। ठीक है, लेकिन इस सरफेस पर ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, मेरा बेटा सीखना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है। वारे वाह। तो यानी अगर मैं यही दिमाग लगाऊं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, समझना बहुत सिंपल। तो ये इस केस में थीटा कितना हो गया, तो आपने कहा सर 90, तो यानी ये जो φ3 होगा वो तो यही 0 हो गया। अरे भैया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, तो आपने कहा सर टोटल फ्लक्स आएगा 3, φ1 φ2 φ3। तो यहाँ तो 90 हो गया, तो ये तो यही 0 हो गया।
ठीक है मेरा बेटा, आ जाओ, ये यही 0 हो गया। अब रही बात φ1 और φ2 की, इस केस में तो आपको बेहतर पता है मेरा बच्चा, φ1 क्या हो जाएगा, EDS1 cos 0, इस केस में थीटा 0, और इस केस में थीटा कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और कोलिनियर हैं, तो प्लस EDS2 cos 180, और इसका थर्ड वाले का 0 था, ठीक है। ये कितना हो जाएगा मेरा बच्चा, EDS1 cos 0 1 माइनस EDS2 cos 180 -1 cos 180 बेटा -1, ठीक, रख दिया। अब बेटा आपको ये पता है कि ये एरिया और ये एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों चूंकि यूनिफॉर्म सिलेंडर है तो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होगी। अब बेटा ये पता है कि DS1 इज इक्वल टू DS2 मेरा बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। अब अगर मेरे बच्चे 0 हो गया टोटल फ्लक्स, तो अगर आपसे कहें इससे टोटल फ्लक्स कितना लिंक हुआ, तो सिंपल सा 0। ये पहला छोटा सा एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन था, बहुत ईजी, सो सिंपल। नोट कर लो फटाक से, फटाफट नोट कर बेटा, बेटा नोट कर। हो गया बेटे, चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, रब करूं क्या, रब करूं मेरा बच्चा, आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज करो मैंने आप, सेकेंड एग्जाम्पल बेटा, अगर मैं आपसे कहूं इफ इलेक्ट्रिक फील्ड E 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप directed along area YZ plane, find flux, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स लिखो कोई मतलब नहीं, ठीक बेटा। अब अगर मैं कहूं YZ प्लेन से, तो आप बताओ बेटा, ऐसे समझना मेरे बच्चे, कोई और पेन तो है नहीं, सपोज करो ऐसे सिखाता हूं, ठीक है, लेट्स सी बेटा, X Y Z। अब अगर हम बात करें YZ प्लेन की, किसकी बात करें, YZ, ये इस तरीके से जा रहा है कि YZ प्लेन को लिंक कर रहा है। आप बताओ मेरा बच्चा, YZ प्लेन ये है, ये होगा। अब YZ प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा वो किसके परपेंडिकुलर होगा, तो आपने कहा सर YZ का एरिया जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। YZ की एरिया जो होगी वो कितना, किसके परपेंडिकुलर होगी, एक्स एक्सिस के, ठीक है, डायरेक्टेड अलोंग एरिया YZ एरिया। यहाँ एक चीज़ आपसे कह दे रहा हूँ, 50 यूनिट YZ प्लेन की ओर, ठीक है, 50 यूनिट किधर की ओर है, YZ, थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में है, ठीक है, अदरवाइज सिर्फ हम यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लेंगे। खैर, तो ये 50 यूनिट किसके अलोंग है, YZ प्लेन के टर्म्स में, वो एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है मेरा बच्चा, आई कैप। तो अगर मैं कहूँ मेरा बेटा एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, तो ये 50 यूनिट एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी हम इसे ले सकते हैं 50 आई कैप मेरा बच्चा, यानी गिवन वैल्यू में ये हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन ही है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप। अब अगर बच्चे मैं फ्लक्स की बात करूं तो आप कहोगे सर सिंपल, चूंकि फ्लक्स एनर्जी है और इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट E डॉट ds, और आपको बेहतर पता है मेरा बेटा कि
इस केस में बच्चे डॉट प्रोडक्ट बहुत आसान होता है। आपको पता है कि ऑपोजिट यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 0 होगा, आई डॉट जे 0 होगा, आई डॉट के 0 होगा। तो हम लिखने को तो यहाँ लिख दें 50 आई कैप मल्टीप्लाइड बाई 3 आई कैप 4 जे कैप माइनस 6 के कैप। लेकिन अच्छे बच्चे समझदार होते हैं कि आई का आई में मल्टीप्लाई करो, बाकी सब तो 0 हो ही जाना है। तो 53 जा 150 आई डॉट आई और इसकी वैल्यू होती है 1, तो कितना हो जाएगा 150। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, समझ में आया ना 150। अब चूंकि इसे यूनिट में रखा है तो ये भी यूनिट रखेंगे, कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत। सिंपल बेटा, बहुत इजी। ठीक है, आ जाओ कुछ और छोटे छोटे इलस्ट्रेशन करते हैं। रफ करूँ क्या? नोट कर लो फटाफट। देखो ऐसे ढेर सारे इलस्ट्रेशन हमारे टॉपिक में गिवन है। क्वेश्चन कह सकते हो, जब आप बुक खोलोगे तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अच्छा, एक और फेमस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, मैं उसको थोड़ा सा भी डिस्कस कर दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन और इसका एनसीईआरटी का है, बता दे रहा हूँ, तो बहुत अच्छा है, वो आपको समझ में भी आ जाएगा। आप कर दो बेटा। फ्लक्स के रिलेटेड ना, फ्लक्स से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके के। आ जाओ, क्वेश्चन ये है, मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ और यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। अच्छा, एक बेटा ये बहुत फेमस है, अक्सर बच्चा इस पर कंफ्यूज होता है, मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। मेरे पास एनसीईआरटी पड़ी है, इस वजह से मैंने कहा कि बता ही दूँ। अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी का दिख गया, मुझे याद भी है मेरे को, लेकिन एक्स वाई जेड। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, ये दिया है कितना, अल्फा एक्स 1/2। ठीक है, ये गिवन है। और मतलब इससे पता चला क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। ये आपके दिमाग में कंफर्म हो जाए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है वो किस एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस। नाउ हियर ई वाई 0 है, ई जेड 0 है, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि एट इंस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। अगर यूनिफॉर्म, व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन एट एनी इंस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड सिंगल वन डायरेक्शन। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड along the direction of x axis, then electric field along y and z will become 0. ओके, अच्छा चलो अच्छी बात है, ये हो गया। उसके बाद इसने बोला क्या, ठीक है, हियर अल्फा इज इक्वल टू 800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ओके, कोई बात नहीं। कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अच्छा, ये है कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अब तुम कहोगे सर क्यूब कहाँ है, उसको भी तो बना दीजिए, क्यूब एंड अच्छा चार्ज, क्यूब एफ ए इज इक्वल टू 0.1 मीटर। ओके फाइन, क्यूब यहाँ है, मैं बता दे रहा हूँ। ये क्यूब था, ठीक है मेरे बेटा, ये ऐसे रखा है और ये वैल्यू है ए। यहाँ से ये डिस्टेंस भी ओरिजिन से, मेरा बेटा ओरिजिन से ये डिस्टेंस भी है ए, समझना मेरे बेटे। अब थोड़ा से
और तो कुछ नहीं, ठीक है। ये साइड इतना हो गया ए। अब मेरे बेटे काम की बात समझो, क्यूब है, हर साइड ए ही होगा चारों तरफ से। अच्छा ये बहुत सिंपल है, इसे सिर्फ समझने की देरी होती है बहुत आसान। फर्जी लोग होते हैं परेशान, हम बताते हैं इसे बेहद आसान। कैसे? क्यूब है, क्यूब एक्स एक्सिस पर प्लेस भी है, कोई बात नहीं, इजी है मेरा बेटा। अब ऐसे सोचो क्यूब के सरफेस कितने हुए, तो आपने कहा सर टोटल 6 सरफेस हुए। इज इट क्लियर? हाँ 6 सरफेस हुए। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड किस एक्सिस के लॉन्ग है, तो आपने बोला एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अब सुनो मेरे बच्चे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो इस वाली एरिया पर, समझना मेरा बच्चा, एरिया वेक्टर इधर को, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, तो फाई यहां 0। अरे हाँ बिल्कुल 0। कैसे? नीचे वाले पर एरिया वेक्टर नीचे को हो जाएगा। अरे बेटा बोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से वही, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है, एरिया वेक्टर इस अपर वाले सरफेस पर परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड दिस 90 डिग्री बना थीटा, फ्लक्स 0 हुआ। सेम हियर, यहां पे अगेन थीटा 90 डिग्री बेटा, क्या फ्लक्स फिर से 0 हो गया? समझते रहना। अगर आपसे पूछे कोई कि कितने फ्लक्स निकालेंगे हम, तो आप कहोगे सर टोटल फ्लक्स निकालेंगे हम 6। कितने निकालेंगे? 6। 6 में 4 का हो जाएगा 0। कौन 4? एक अपर सरफेस, एक जस्ट बॉटम सरफेस, दूसरा एक फ्रंट सरफेस जो आगे वाला सरफेस है। क्योंकि आगे वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इधर को होगा, एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इधर को होंगी। अगेन थीटा 90, इसका भी 0, और यही एक बैक वाले का होगा। बैक वाले का एरिया वेक्टर ऐसे होगा इनवर्ड, और ये भी 90 डिग्री किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो इसके लिए भी फ्लक्स क्या हो गया? 0। फ्लक्स निकलेंगे 6, जिसमें 4 का हो गया 0, जिसमें 4 का हो गया 0। अब बचे कितने? तो आप कहोगे सर एक सरफेस ये बचा, दूसरा सरफेस ये बचा। जब हम इस सरफेस की बात करते हैं तो ds इधर, जब हम इस सरफेस की बात करते हैं तो ds इधर, लेकिन इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को। समझना, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, आप कहोगे सर अब तो इक्वल एंड अपोजिट 0 हो जाए। हाँ बिल्कुल कह सकते हो, आपकी मर्जी है, बिल्कुल बोल सकते हो, लेकिन क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाना होगा। क्वेश्चन पे क्या गौर फरमाना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस जो ये गिवन है होगा क्या। अब देखना मेरा बच्चा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वाह रे वाह। तो जो ये फेस सरफेस है इसके लेफ्ट साइड वाला देखो, तो इसका कितना हो जाएगा? φ1 φ2 डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। φ1 इसके लिए मान लेते हैं, इसके लिए यहाँ फ्लक्स क्या हो जाएगा? EX D, इस क्लोज सरफेस की एरिया कितनी हो जाएगी? लो, क्लोज इंटीग्रल ऑफ EDS1 cos 0 प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ EDS2 cos 180, इसी x यहाँ पे भी x मानते हैं, लेकिन इस केस के लिए मैंने इसे EX डैश मान लिया। क्यों डैश माना उसका भी लॉजिक मैं अभी आपको सिखा दे रहा हूँ, उसका भी सिखाता हूँ, मतलब पहले से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा फाई EX DS, EX DS क्लोज इंटीग्रल मेरा बच्चा प्लस माइनस EX डैश DS टू, चलो DS1 DS2 कर देते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एरिया तो सेम होनी है। एरिया बहुत बड़ी बात नहीं है मेरा बच्चा, मैंने पहले कहा इन दोनों सरफेस की सरफेस एरिया A² ही होगी। तो अगर मैं कह दूं EX की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा सर अल्फा x टू द पावर हाफ, लेकिन
इसमें x की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा यहाँ x a है, जबकि इस सरफेस की बात करते हैं तो इस सरफेस के लिए x की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो आपने कहा सर 2a। तो मतलब एक बार x की जगह a रखना होगा और एक बार x की जगह 2a रखना होगा मेरा बेटा। तो यहाँ रखो फटाफट, है अल्फा x की पावर हाफ। तो पहले सरफेस के लिए x की वैल्यू कितनी है 2a, तो यहाँ हो जाएगा 2a की पावर हाफ, ठीक बेटा। और दूसरे वाले सरफेस पे आते हैं तो माइनस एक्स डैश कितना है, तो अब इसी में इस वाले सरफेस की एक्स डैश मान रहे हो सेकंड सरफेस के लिए, तो उसके लिए एक्स की वैल्यू कितनी है a, तो आपने लिखा अल्फा a की पावर हाफ। और देखो इसके लिए भी ds a स्क्वायर और इसके लिए भी ds a स्क्वायर, ठीक है बेटा, सिंपल। तो देखो अल्फा 2 की पावर हाफ a की पावर हाफ a स्क्वायर माइनस अल्फा a की पावर हाफ a स्क्वायर। अब सोच मेरे बेटा, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो a की पावर कितना हो जाएगा 5/2, तो हो जाएगा मेरा बेटा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा अल्फा √2, इसे लिख सकता हूँ a टू द पावर 5/2 माइनस अल्फा a टू द पावर 5/2। हाँ बेटा सिंपल। अब उसी को इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये हो जाएगा अल्फा, टोटल फ्लक्स निकाल रहा हूँ, a टू दी पावर 5/2 बाहर ले लिया, तो यहाँ जाएगा √2 - 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो आपने कहा सर a की वैल्यू कितनी है 0.1, कितनी है 0.1, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है 800, तो यहाँ लिखोगे 800 इंटू 0.1 की टू दी पावर कितना हो जाएगा 5/2 √2 - 1, ठीक बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसे सॉल्व कर लो। अभी आप कहोगे सर अच्छा हम इसे सॉल्व कैसे करें, तो बहुत सिंपल है, इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। √2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800 रख देना, ठीक है। और √2 की वैल्यू कितनी है 1.14, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1 है ना, तो ऐसे एवरेज वैल्यू निकालो, जैसे 0.1 की पावर 5/2, हाँ ऐसे सोचना बेटा, 0.1 की पावर 5/2 का मतलब हुआ कि होल टू दी पावर 5 की पावर 1/2। अब 0.1 को मैं क्या 1/10 कर सकता हूँ, हाँ 1/10 कर सकता हूँ क्या, तो आप कहोगे हाँ यस सर बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान से देखना आप थोड़ा सा, तो यानी इसे हम ऐसे ले सकते हैं 1/10 की पावर 5 होल टू दी पावर 1/2। सोचना, देखो शॉर्टकट तरीका कैसे होता है, 1 का पावर 1, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 10 पूरे की पावर हाफ। अब सोचना मेरा बेटा, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1/10 स्क्वायर, अरे 100 बार आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1/√10। क्या बोलते हो यार, बहुत सिंपल। और √10 की वैल्यू कितनी होती है लगभग 3.3, तो आप इसी को रख के देखो 10 टू द पावर 2 आएगा तो डिवाइड कर दोगे तो ये 8 आ जाएगा। देखो 800 इंटू 1/100, यही 10 टू द पावर 2 इंटू √10। अब ये तरीका होता है सॉल्व करने का, ठीक है, इसकी वैल्यू, और √2 लिख दो 1.14 अप्रॉक्स आएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 10 का स्क्वायर रूट लगभग कितना होगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, हाँ 3 3 जा 9 3 पॉइंट समथिंग है। तो इसका एक एवरेज आंसर जो हमें मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 1.049, हाँ ये आ जाएगा टोटल 1.049। यूनिट लिख दो, क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, सॉल्व करने का तरीका है ये आपको मैंने सिखाया। फ्लक्स से रिलेटेड और जैसे क्यूब के कॉर्नर पर रख दिया जाए, क्यूब के सेंटर पर रख दिया जाए, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग गॉस थ्योरम से पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, नेक्स्ट टाइम पे हम इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल बताएंगे मेरे बच्चे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, लेकिन अगले टर्म पे और क्वेश्चंस अच्छे सिखा दूँ तो फिर मैं आपको क्वेश्चंस और दूंगा भी, ठीक है। थैंक यू सो मच।